क्या देखें एक कंपनी चूज करने से पहले? कंपनी आज जहां खड़ी है वहां से नेक्स्ट 4 इयर्स 5 इयर्स की विजन में कहां देखते हैं। स्मॉल कैप, अगर मिड कैप और लार्ज कैप में से आपको वैसे चूज करना हो तो आप क्या चूज करोगे और क्या सजेस्ट करोगे? जितना रिवॉर्ड है उतना ही रिस्क है। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना है इसे मान के चलना पड़ेगा, ये ऐसे ही बिहेव करेगा। व्हाट डू यू सजेस्ट कि बिगिनर क्या करे? फंडामेंटली जाए, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों सीखे। जैसे बियर मार्केट आता है, आपके टेक्निकल्स काम नहीं करते तो वहां आपने फंडामेंटली स्टडी करा है तो प्राइस लेवल और उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बचता। इन्वेस्टर है, मान लो आया ही बेचारा बेयर मार्केट टाइम में, तो उस टाइम पे क्या करेगा? अगर बियर मार्केट में एंटर हुआ है तो उसके लिए तो बहुत राइट टाइम है। प्रॉब्लम उसे आएगी जो बुल मार्केट में एंटर हुआ था, तो उसे ये समझ नहीं आएगा कि ऐसा भी होता है। स्टॉक बहुत ज्यादा, अब लग रहा है कि मैं भी कूद जाता हूँ इसमें, इसको पकड़ता हूँ। मैंने सोचा था ये बढ़ गया, अब मैं एंटर करता हूँ, अब ये भी आ गया, उसके चक्कर में मत पड़ो। हाय भैया, वेलकम बैक। हाय, कैसा चल रहा था? सब बढ़िया चल रहा है। पहले पिछले पॉडकास्ट के तो काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। बहुत मज़ा भी आया करके ना, मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में अलग ही बात आई और इतना कंफर्टेबल लगा बात करने में ना। हाँ जी। सो आज टुडे आई वांट टू फोकस मोर ऑन द डेप्थ ऑफ द मार्केट्स। थोड़ा मैं चाहूँगा कि जितने लोग देख रहे हैं जो इसे फुल टाइम करना चाहते हैं या इवन पार्ट टाइम भी करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा इसको देख के समझ पाएँ, एक स्टार्ट ऑफ मिले कि एक प्लेटफॉर्म पे गाड़ी अब चलने लग गई है। तो थोड़ा सा हम स्टॉक स्पेसिफिक भी जा सकते हैं, डेप्थ में जाएंगे थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि क्या देखें एक स्टॉक, एक कंपनी चूज करने से पहले, और उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कंपनी में। अगर आप एक ओवरव्यू दे दो। अगर कोई भी स्टॉक आपको चूज करना है, सबसे पहले उस कंपनी और सेक्टर में ग्रोथ है कि नहीं है, गवर्नमेंट पुश है कि नहीं है उस सेक्टर को प्रमोट करने में, तो ये भी देखा जा सकता है। हाँ। और इसमें मेनली है कि कंपनी आज जहां खड़ी है वहां से नेक्स्ट 4 इयर्स 5 इयर्स की विजन में या शॉर्ट टर्म में भी 2-3 इयर्स में कहाँ देखती है। क्योंकि कई बार ऑर्डर्स या चीज़ें एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं शॉर्ट फ्रेम में, आगे कंटिन्यू नहीं होते। तो वो आपको स्टडी करना है कि टाइम फ्रेम में अगले 2 साल के अंदर मैनेजमेंट से क्या विजन आई है, और उसके लिए उसने पास्ट में लास्ट 10 इयर्स 5 इयर्स के अंदर जो जो बोला है, जब पॉजिटिव लगा तो क्या वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वॉक द टॉक हो रहा है तो आप आगे की बात पे भी ट्रस्ट कर सकते हो। नहीं तो मार्केट में हर कोई अपनी आजकल नया SME IPO लेके आता है, उसमें से जितना अच्छी रिकवर वो आती है, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, फाइनली लिस्टिंग के बाद दिखता है कि लिस्टिंग हो गए, पैसा आ गया और वो नहीं हो रहा, तो वो ड्रीम रह जाती है और फिर होता है कि हम मैनेजमेंट की बात पे रह गए। तो फोकस इस पे करना है कि मैनेजमेंट पहले भी उसने जो बोला वो हुआ कि नहीं हुआ, उसके बेसिस पे फिर आगे चला जाएगा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखते हुए। ठीक है। सो आपके हिसाब से इस टाइम पे सबसे हॉट सेक्टर्स कौन से होंगे? हॉट सेक्टर्स करंटली सेमीकंडक्टर, ठीक है। ईवी इसलिए क्योंकि अब पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, नई 2-3 कंपनीज आ गई हैं मार्केट में, 2 व्हीलर भी, और नई कंपनीज भी, जो ओल्ड कंपनीज भी हैं जो इंजन वाले उस पर काम करती थी, अब वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक पे आ रही हैं। महिंद्रा आ रहा है, टाटा आ रहा है, सारे लोग आ रहे हैं, ऑलरेडी इनके प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट सब अच्छे लगने लगे हैं, तो वो सब देख के काम करें। लेकिन इसमें एक राजीव ठक्कर की सेइंग है कि आप बहुत जल्दी ऐसे सेक्टर में एंटर कर जाते हो ये सोचते हुए कि ये प्रॉमिसिंग है और ये नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए ये एक फ्यूचर बनाएगा ग्रोथ का, तो वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे थोड़ा ऐसे समझेंगे कि टेलीकॉम के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स शुरू में आ गए कि अब मोबाइल्स आ गए हैं और सारा का सारा ये नॉर्मल फोन्स का सिस्टम चेंज हो जाएगा, सब मोबाइल सेल फोन्स यूज करेंगे। लेकिन उसमें जो बिगनर्स आ गए, एंटर हो गए, उनमें से बहुत सारी कंपनीज मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाए। कितने प्लेयर रह गए? 3 प्लेयर रह गए, और जो लास्ट प्लेयर है वो सारा मार्केट शेयर ले गया, रिलायंस जियो। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप देखें कि आखिरी में सस्टेनेबल बिजनेस कौन ग्रो कर पाएगा। एकदम इमीडिएटली एंटर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिखता नहीं है कि अभी कैश बर्न हो रहा है तो उस तरफ ना जाओ, ठीक है। नहीं तो कैश बर्न के साथ रेवेन्यू ग्रोथ और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी आनी चाहिए कि डेट कम हो गया है और रिड्यूसिंग फेज में है, तो वो देख के काम करो अगर नए सेक्टर्स में जाना है तो। ओके। तो अगर एक नया इन्वेस्टर बिल्कुल अभी मान लो फ्रेश बाइंग करता है, फर्स्ट स्टॉक ले रहा है अपनी लाइफ का, तो क्या कहोगे आप कि जो सेक्टर ज़्यादा चल रहा है उस पे फोकस करके उस सेक्टर का कोई स्टॉक उठाए, या ओवरऑल देखे कि कंपनी कैसी है, अंडर वैल्यूड है, उसका रन रेट कितना है, क्या कंपाउंड कितना करेगा,
अपने अर्निंग्स कितनी ग्रो करेगा, तो वो सब देखें। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है, अब जैसे लास्ट ईयर सोलर बहुत भाग रहा था, ठीक है, सबसे ज़्यादा लास्ट 2 साल में सोलर डिफेंस भागा। बिल्कुल। पर इस साल हम देख रहे हैं कि सोलर डिफेंस बहुत ठंडे पड़े हुए हैं, बिल्कुल फ्लैटिश है। अब मेरा भी सोलर में वो था, पिछले साल बहुत अच्छा था। अब जैसे बिकॉज सेक्टर ही नहीं चल रहा, तो वो भी नहीं चल रहा, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि एक नया इन्वेस्टर सेक्टर वाइज जाए या ओवरऑल देखे हर चीज़? नए इन्वेस्टर्स को सिंगल स्टॉक की जगह मल्टीपल 10 एटलीस्ट स्टॉक्स के अंदर तो मिनिमम जाना चाहिए, 10 to 20 करने चाहिए। अगर वो एक्सपीरियंस्ड है तो वो कंसंट्रेट कर सकता है। अदरवाइज 20 पोर्टफोलियो के शेयर्स की लिस्ट बनाए अपने पास ना, सिंगल पोर्टफोलियो पे फोकस ना करते हुए कि यही इंपॉर्टेंट होगा और मैं पूरी 1 या 2 कंसंट्रेटेड बैट्स लूंगा, तो उसमें वाइप ऑफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो करना चाहिए 10 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई, 15 की, और इन सारी कंपनीज को अलग अलग सेक्टर्स में कोशिश करे कि वो अलग अलग सेक्टर्स में जाए, और उनका सारी चीजें ग्रोथ वगैरह कंपाउंडिंग जैसे कि बोला, वो सब देखते हुए एंटर करना चाहिए। ओके। तो अगर मान लो मेरे पास 50,000 से आई एम स्टार्टिंग ऑफ, सॉरी 5 लाख से आई एम स्टार्टिंग ऑफ, तो मान लेते हैं कि 10 स्टॉक में मैं लेता हूँ, तो 50,000 मुझे इक्वल सब में डिवाइड करके रखना चाहिए। ठीक है। तो जब आप कोई स्टॉक चूज करते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? लाइक क्योंकि अब क्या होता है, बहुत सारी न्यूज़ चलती हैं, तो शायद उसके बेसिस पे बहुत लोग ले लेते हैं। बहुत लोग शायद न्यूज़ को अवॉइड करके अपनी कन्विक्शन पे बने रहते हैं। तो हाउ डू यू बाय अ स्टॉक, व्हाट ऑल गोज बिहाइंड इट? एक तो हॉट सेक्टर को चेज करना बहुत गलत है। ठीक ये है। फाइनली मतलब आप साइकिल में हाँ। जल्दी आ गए, आपने कमा लिया, वो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन हॉट सेक्टर्स को, मल्टी बैगर्स को चेज करना ही ओवरऑल रॉन्ग है। ओके। आपको पोर्टफोलियो लेवल पे CAGR सोचना है कि डिसेंट बनेगा नहीं बनेगा। और कंपनी अगर हॉट है, इस समय नई नई कंपनी आई हुई है और सेक्टर बहुत बूम कर रहा है और हर कोई उसकी बात कर रहा है, तो होगा क्या, उनकी वैल्यूएशन भी वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि हर कोई खरीद रहा है। जहाँ P मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20 के रहते थे, वहाँ आपको 70, 80 के मिल रहे हैं। ग्रोथ भी बहुत आ रही है, लेकिन वो सब प्राइस में डिस्कवर्ड आउट हो चुकी। प्राइस ऑलरेडी 70 ईयर्स के मल्टीपल दे रहा है, तो वहाँ सेंस नहीं बचता। ठीक है। एक बार आप सबको ना हाई मल्टीपल्स, लो मल्टीपल्स बता दीजिए, क्या आप देखते हो उनमें होता क्या है? P रेशो, हाई मल्टीपल्स, लो मल्टीपल्स से बेसिकली प्राइस अर्निंग रेशो है। P रेशो। P रेशो को सिंपलिस्टिक वर्ड्स में बताता हूँ मैं। हाँ जी। सपोज आई एम रनिंग अ बिजनेस और उसमें मैं ईयर के 1 CR बनाता हूँ। ठीक है। आज मैं ये बिजनेस बेचने के लिए खड़ा हूँ, कितने में खरीदोगे? अगर आपको दिखता है 1 CR एवरी ईयर आता है, इसमें थोड़ा बहुत रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अर्निंग्स आई मेरे पास, नेट मेरे पास 1 CR आया उसके अंदर। ठीक है। और वो अगले 5 साल में थोड़ी ग्रोथ भी लेगा। उन सबको वैल्यू करते हुए एज अ लेमैन अगर आप किसी से भी पूछोगे कि ये कंपनी अगर आपको होलसेल सेल आउट कर रही है, अपना पूरा बिजनेस आप खरीद रहे हो, तो कितने में खरीदोगे? ठीक है। एक आम निवेशक यही बोलता है कि मैं 5 करोड़ दे दूंगा, 10 करोड़ दे दूंगा। तो ये 5 या 10 करोड़ क्या हुआ? ये 5 या 10 करोड़ हुआ जो 1 करोड़ की कमाई पे हर साल होगी, तो 5 साल में पूरी होगी। तो 5 साल के पैसे दे रहा है, अगले 5 साल के पैसे आज दे रहा है, 5 साल के पैसे आज दे रहा है। और 10 CR में अगर बाय करता है तो उसने मुझे 10 साल के पैसे दे दिए। अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं आई, वो फ्लैट सीधा 1 करोड़ रुपए हर साल कमाता रहा, तो होगा क्या, आप ब्रेक इवन पे कब आओगे? 10 ईयर्स के बाद में आओगे कि अब जो मैंने लगाया था इस कंपनी को खरीदने के बाद, वो अब जाके पूरा हुआ। तो लेकिन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, यही PE मल्टीपल ये आपको 30, 40, 70, 100 तक मिलते हैं। तो पहले तो यही प्राइस अर्निंग मल्टीपल होता है। कुछ जोमेटो जैसे का तो 200-300 भी है। वो जोमेटो एक डिफरेंट स्टोरी है। हाँ, वो एक अलग बात है। तो कई केसेस में आपको PE मल्टीपल चेज नहीं करना। हाँ। या ये देखेगा जो मोनोपोली तो उसे छोड़ देना है। जो मोनोपोली बिजनेसेस हैं जिन्होंने बहुत रेवोल्यूशन लाया है, उनको वी कैन स्टिल बी लाइक चल ठीक है, ये अलग चीज है। वो अलग चीज है, उसमें देखना अपॉर्चुनिटी साइज कितना है। अब ये कंपनी बहुत छोटे से स्टार्ट हुई और पूरे जोमेटो ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर दिया। साथ में ब्लिंकिट आ गया जो इमीडिएट डिलीवरी देता है, 5-10 मिनट्स में देता है। तो एक तरीके से अमेजोन का और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेयर्स का जो 2 या 3 दिन में चीजें पहुंचाते थे, उन सबका मार्केट शेयर खा रहा है। तो एक तरीके से सिर्फ फूड डिलीवरी का बिजनेस नहीं है, ब्लिंकिट के साथ वो अमेजोन का भी बिजनेस खा रहा है बहुत हद तक, और बहुत जल्दी खा रहा है। अब तो एम्बुलेंस भी करने लग गए। तो वो जितना अपॉर्चुनिटी साइज जितना बड़ा है, आपको उसके हिसाब से उसे देखना है कि ये कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है, क्या ये इंडिया की पैन इंडिया प्रेजेंस की कंपनी बन जाएगी, तो ये कहाँ जाएगी। ठीक है। तो ये
दिस इज व्हाट बेसिकली पी रेशियो। हाँ, तो यहाँ पर पी नहीं आ रहे होंगे क्योंकि कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ पे फोकस कर रही है। रेवेन्यू ग्रोथ पे फोकस करते हुए वो ग्रो कर रही है कि मैं पूरी जगह प्रेजेंस अपनी कर लूँ। फिर एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं मोनोपोली और थोड़ी थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ाएगा जिससे उनकी अर्निंग भी हो, तो वो ठीक स्ट्रैटेजी है। तो उसे आपको गेज करना है कि अभी मार्केट अभी 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो गई है, यहाँ से कितनी हो सकती है, आपको और बड़ा दिखता है कि नहीं दिखता, तो उस बेसिस पे लें। जैसे कई कंपनी बहुत छोटी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो बता रहा हूँ। SML महिंद्रा ये बसेस बनाती है, इसूजू जो है, इसूजू, हाँ। महिंद्रा हैज ओवरटेकन इट। अच्छा, तो अब वो SML बसेस बनाती है। बसेस बनाने में बहुत टेक्निकलिटीज, इंजीनियरिंग चाहिए, और सारे स्कूल्स के अंदर वो बसेस आपको मेट्रोज में सब जगह वाली बसेस प्रेफर्ड है। अगर ये कंपनी, आप क्या सोचते हो कितनी मार्केट कैप, इस कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए जो पैन इंडिया बसेस बना रही है? मार्केट साइज तो बहुत बड़ा है, क्या 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ कम नहीं है अपॉर्चुनिटी के लिए? कम तो है। तो ग्रोथ कितनी आ सकती है? अब नया प्लेयर भी आ गया है, महिंद्रा, जो कि जिसकी डीप पॉकेट्स हैं, वो इसे लेके आ गया, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन भी करेगा और इसे पैन इंडिया बेसिस पे जहाँ नहीं पहुंची होगी वहां भी पहुंचा देगा। तो अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। तो यहाँ पी नहीं देखना, हालांकि पी रीजनेबल है, लेकिन यहाँ पर से पी को छोड़ के भी ग्रोथ कितनी आ सकती है। सिमिलरली फोर्स मोटर 4-5 हजार करोड़ की कंपनी होती थी, 4-5 साल तक वहीं रही, उसके बाद लगातार बढ़ी, एक साल में और 4 साल की जो ग्रोथ नहीं आई वो 1 साल में दे दी। कंपनी करंटली 20,000 करोड़ की टोटल वैल्यूएशन है, 4x हो गया। तो SML में भी दिखता है कि ऐसा हो सकता है। तो ये व्यू भी रखना चाहिए मार्केट कैप के कंपैरिजन में अपॉर्चुनिटी साइज कितना है। तो मतलब पी रेशियो शुड नॉट बी द ओनली सिनेरियो यू शुड लुक, बिल्कुल, बट उसे कंसीडर रखना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स है जो कंसीडर करने चाहिए किसी भी स्टॉक को वैल्यू करने में। कोई सिंगल पैरामीटर डिफाइन नहीं करता कंपनी को कि ये मुझे 10 PE पे मिल रहा है तो ये अच्छा है। आपको बहुत सारे पैरामीटर्स देखने होंगे, जैसे कि अभी बात हुई ग्रोथ कितनी आ रही है, पैग रेशियो देखो, बिल्कुल पैग रेशियो देखो, साथ साथ में ये देखो कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कितने अंडर, कोई कंपनी उसने सब्सिडरी तो नहीं है जिसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है जो अभी प्राइस में नहीं आई कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन में। गवर्नमेंट का पुश कितना है, डिफेंस बहुत भागा, डिफेंस की सारी कंपनीज 5 के PE पे हुआ करती थी। कोचिन शिपयार्ड 350 रुपए पे था और 4 साल तक एक इन्वेस्टर के पास था और उसके अंदर कुछ नया नहीं हो रहा था, वहीं चलती रही। और आज आप बोनसेस वगैरह एडजस्ट करके देखोगे तो उसका प्राइस 5-6 हज़ार के करीब है। तो आपको 2 साल के अंदर ही सारी ग्रोथ मिल गई। पुश क्या आया? गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया आया। गवर्नमेंट पुश कर रही है सारी डिफेंस कंपनीज को। आज की डेट में सिर्फ गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही कि डिफेंस कंपनीज इंडिया के लिए प्रोड्यूस करें, दे वांट टू बी द एक्सपोर्टर्स। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज हो गई थोड़े से गवर्नमेंट पुश से। तो इस तरीके से देखना है, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जिससे आप कंपनी को एनालाइज करोगे। आपको ये देखना है मेनली कंपनी कहाँ खड़ी है और पाथ कहाँ तक जा सकता है। इन माय ओपिनियन मेरे को लगता है कि पी रेशियो देखो, बट इट डिपेंड्स, एक तो बहुत सेक्टर वाइज बहुत डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, वो लो पी मल्टीपल्स पे चलती है। सोलर जब था तो 100 पे भी जा रहा था, 80 पे भी जा रहा था। अब जब मार्केट उनका ठंडा हो गया है थोड़ा, तो वो 20-25 पे भी पड़े हुए हैं। फार्मा इंडस्ट्री थोड़ा सा मीडियम रेंज की पी पे रहती है। तो पी इज़ वेरिएबल, डिपेंड करता है कि कौन से सेक्टर की कौन से कंपनी क्या कर रही है, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है। मेरे को लगता है एक रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पेग रेशियो है। अगर कोई भी कंपनी एक से नीचे का पेग रेशियो है तो मुझे लगता है कि दैट इज अ वर्थ कंपनी लुकिंग एट। बिल्कुल, मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ। और पेग रेशियो जस्ट फॉर द वो कि पेग रेशियो का मतलब होता है कि ग्रोथ कितनी आ रही है, पी बाय ग्रोथ, राइट। तो फॉर एग्जांपल कोई किसी पी 25 है और उसकी ग्रोथ 50 है, तो उसकी पेग रेशियो आधा हो गया ना, 0.5 हो गया। बिल्कुल। तो उसके लिए उससे पता चल जाता है कि आने वाले नेक्स्ट 5 साल में 4 साल में कंपनी का EPS क्या हो सकता है, अर्निंग पर शेयर, कंपनी का मार्केट कैप 4 से 5 साल बाद कितना हो सकता है, और वो कितना बड़ा मल्टीपैगर बन सकता है। वहाँ से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। जैसे अब स्मॉल कैप कंपनीज है, माइक्रो कैप कंपनीज हैं, मिड कैप, लार्ज कैप, सारी अलग अलग डिवाइडेड है। तो आप क्या कहोगे कि किन कंपनीज में एक्चुअली ज़्यादा ग्रोथ है, किन कंपनीज में ज़्यादा पैसा भी बन सकता है, एंड जो इतना ज़्यादा रिस्की भी ना हो। अब देखो अगर बिल्कुल आप लार्ज कैप में चले जाओगे तो उसमें रिटर्न ऑफ कोर्स कम ही बनते हैं, क्योंकि एक
5 लाख करोड़ की कंपनी 10 लाख लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप के बराबर रिटर्न आया। हाँ, पर स्टिल स्मॉल कैप, अगर मिड कैप और लार्ज कैप में से आपको वैसे चूज करना हो तो आप क्या चूज करोगे और क्या सजेस्ट करोगे? मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस पोर्टफोलियो को अबव 15% ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं से आएगी ग्रोथ। क्योंकि 2-4-500 करोड़ की कंपनी, 1000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की कंपनी बहुत अगर अच्छा काम कर रहे हैं और आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उस स्टोरी के साथ आगे बढ़ सकते हो कि आप वहाँ 50,000 करोड़ की हो गई और आपको एक मल्टी बैगर मिला। लेकिन ये मल्टी बैगर के सिर्फ अकेले मल्टी बैगर के चक्कर में ही नहीं पड़ना, ये देखना है कि ग्रो कर सकती है। अब वो ज्यादा 50,000 करोड़ की बन जाती है या 20,000 करोड़ की बन जाती है, ये डिपेंड करेगा। हो सकता है वो 1000 का 500 भी हो जाए या 1000 का 500 भी हो जाए। तो आपको यही देखना है, स्मॉल कैप के अंदर आपको सिलेक्शन बड़ा करना है, आपको डाइवर्सिफाई होना है। 20, 30, 40 कंपनीज तक भी लोग जाते हैं अगर वो स्मॉल मार्केट कैप की तरफ फोकस करते हैं। और वो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई बार इनमें से ही जितना रिवॉर्ड है उतना ही रिस्क है, ये मान के चलना होगा। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना है तो आप ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा ले रहे होंगे, तो ये आपको ये प्रोडक्ट है, इसे मान के चलना पड़ेगा, ये ऐसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो जैसे व्हाट आई डू इज आई डोंट इन्वेस्ट इन लार्ज कैप्स, वो मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है। स्मॉल, अब थोड़ा बहुत माइक्रो, बट आई वुड स्टिल से कि वो स्मॉल और मिड कैप में ही है मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है। तो आई फील लाइक कि मिड कैप भी अच्छा खासा ग्रो कर सकता है अगर आप 20-25 हज़ार करोड़ पे जा रहे हो। स्मॉल कैप में रिस्क ये है कि आपको, जैसे आपने बोला शुरुआत में कि प्रोमोटर आके बहुत सारी चीज़ें बोल सकता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो होता ही नहीं है। जैसे एक कंपनी है, एंड दिस इज नथिंग अगेंस्ट, एंड मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट AGI ग्रीन पैक थी, तो मेरी फर्स्ट बाय था वो, और मेरे को बहुत अच्छी लगती थी कंपनी, बहुत सॉलिड थी। वो 300 रुपये का शेयर 1000 रुपये हो गया था देखते देखते, पर उसके बाद वो 1000 से ऊपर, 1100 से ऊपर गया नहीं। क्यों? उनका एक केस फंसा हुआ था, और हर बार मैनेजमेंट आके कहता था कि केस फंसा हुआ है, हो जाएगा। और उस बात को 2.5 साल हो गए, वो केस अभी तक सेटल डाउन नहीं हुआ। प्राइस 2 साल से 800-900 रुपये ही घूम रहा है। तो मेरे को लगता है, तो आई हैड टू एग्जिट उस टाइम पे, तो मैंने वो 1.5 साल बचा लिए। तो मेरे को लगता है कि जब आप एक स्टॉक चूज करते हो तो आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है, फ्रॉम द वेरी स्मॉल थिंग्स, नॉट ओनली PE रेशो, नॉट ओनली पेग रेशो, बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लगता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, प्रमोटर कैसे हैं, उनके ऑडिट रिपोर्ट्स कैसी हैं, रेटिंग्स कैसी हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारे आपको चेक बॉक्स लगती हैं तो आपको पहला तो हो गया कि कंपनी में वैसे कोई दिक्कत नहीं है अंदर में। दूसरा, मेरे को लगता है आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट देखना आना चाहिए। डायरेक्टली बैलेंस शीट में घुसो मत, क्योंकि कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती, हर बिजनेस थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। तो वो जो फोरेंसिक वो करते हैं ना, ऑडिटिंग, वो नहीं, अकाउंटिंग वो नहीं करनी चाहिए। बैलेंस शीट देखो, एसेट देखो, लाइबिलिटीज देखो, डेट देखो, इनकम स्टेटमेंट देखो। मैं मानता हूँ अगर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट डिसेंट है, और इनकम स्टेटमेंट में अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट ग्रो कर रहा है बार बार, और कंपनी बहुत ग्रोइंग फेज में तो कैश बंद करेगी, बट उसका एक एम होना चाहिए कि मैं कैश कब जाके बंद कर दूँ, कब मैं OCF पॉजिटिव हो जाऊँ, यानी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाऊँ, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है ये कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो स्मॉल कैप में देखना ज़्यादा, क्योंकि मिड कैप तो एक बार बड़ी हो गई तो वहाँ पे वो लोग कर लेते हैं, पर स्मॉल कैप में क्योंकि अभी अभी कंपनी बड़ी हुई है तो कंपनी के अंदर भी थोड़ा सा डोल बाल रहता है। तो मेरे को लगता है एक बिगिनर को तो स्पेशली ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी देखती रहनी चाहिए। बिल्कुल। अगर, हाँ, तो ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर किसी बिगिनर को पढ़ना है स्टॉक्स, कोई कंपनी के बारे में, कहाँ से पढ़े वो? बिगनर को पढ़ने के लिए आजकल मार्केट के अंदर बड़ी रिसर्च लोग कर रहे हैं, सारी कंपनीज कर रही हैं रिसर्च, और इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं। तो एक तो बंदे को कॉन कॉल रीड करनी चाहिए, ठीक है। नहीं, जैसे ये कॉन कॉल भी कहाँ पे पड़ेगा वो, जैसे स्क्रीनर एप्स होते हैं, BSE पे सारी की सारे नोटिसेस आते हैं, सारी कंपनी अपनी इन्फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन और सारे जो मीटिंग्स के आउटकम्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर उन्हें कंप्लायंस है कि वहाँ पर जमा करने हैं। ठीक है। तो आप स्क्रीनर भी फाइनली BSE की वेबसाइट पे ले जाता है। तो जो भी कंपनी पसंद आ रही है तो उसकी कॉन कॉल्स, उसकी नोटिफिकेशंस, उसकी एनुअल रिपोर्ट, वो लास्ट 5 ईयर्स की एटलीस्ट रीड करनी चाहिए। ठीक है। और जैसे इसके अलावा एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। हाँ। इसके अलावा वो सब रीड बहुत सारे लोगों ने करी है और उन्हें समझना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होता एक नए इन्वेस्टर के लिए। तो उसे करना क्या चाहिए कि बाकी जो कंपनीज हैं, मोतीलाल ओसवाल हो गए और जितने भी ब्रोकर्स हैं, ये अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं कंपनी पे, शेयर्स पे, उन सबको देखना चाहिए। अगर आप वो देखोगे, पढ़ोगे,
तो अपने आप से समझ में आ जाएगा किस बेसिस पे वो लोग कंपनी में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फिर फाइनली आप भी नोटिस कंपनी के सारे पढ़ के कॉन कॉल्स देख के वो उस आउटकम पे आ सकते हो। लेकिन पहले तो यही पता होना चाहिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं, और वो पैरामीटर्स आपको इमीडिएटली पढ़ के पता नहीं चलेगा ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो फाइनली आपको बाकी लोगों की रिपोर्ट्स, अगर आपने 500 एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं धीरे धीरे करके एक साल के अंदर 400-500 पढ़ सकता है बंदा, उसमें से थोड़ा सेग्रीगेट कर ले क्या इंपॉर्टेंट है या मैनेजमेंट डिस्कशन, वो सब देखने के बाद उसे फेयर आइडिया हो जाता है कि कंपनी को कैसे जज करना चाहिए। तो वो सब करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो बेसिकली मैंने तो सब खुद से ही पढ़ा, खुद से ही देखा, मैं भी बहुत पढ़ता था, कॉन कॉल, एनुअल रिपोर्ट सब पढ़ते रहता था। बट फिर मैंने देखा कि एक तो स्मार्ट रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब पूरी एनुअल रिपोर्ट का मैं कुछ नहीं करूँगा, उसमें कुछ नहीं होता। मैं अगर 100 पेज की है तो उसमें से 30 पेज वैल्यूएबल है, 70 पेज नहीं है। तो पर तब भी कहूँगा कि वो एनुअल रिपोर्ट खोलो, खुद ही सेग्रीगेट करो। तो जब आप 6-7 एनुअल रिपोर्ट कर लोगे तो उसके बाद तो बहुत सारे AI टूल्स भी हैं, वो आपको बता देंगे कि आपको वेबसाइट्स हैं, स्क्रीनर वगैरह है, उस पे आपको जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, अलग रेशोज हैं, शेयर होल्डिंग है, वो सब बड़े प्रॉपर फॉर्मेट में इजीली अंडरस्टैंडेबल वे में एक लेमैन को पता चल जाएंगे। मतलब फाइनेंशियल डेटा देखने में आजकल लोगों को 5 मिनट लगते हैं, और वो इतना इजी कर दिया है इन एप्लीकेशंस ने और साइट्स ने, तो उसका यूज करें। जैसे screener.in हो गया, स्क्रीनर तो बहुत अच्छा ऐप है, बहुत अच्छा सब कर देता है वो। तो भैया जैसे ओके, तो ये हो गई थोड़ी फंडामेंटल्स की बात, जो कि कंपनी में क्या है ये वो। तो आप क्या कहोगे, जब आप देखते हो तो आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों देखते हो, या सिर्फ फंडामेंटल्स देखने चाहिए, टेक्निकल्स को इग्नोर करो, या सिर्फ किसी को कोई ट्रेडर होता है जैसे बहुत सी टेक्निकल्स पे फॉलो करते हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि एक बिगिनर क्या करे, फंडामेंटली जाए, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों सीखे? इसके लिए मतलब फंडामेंटल्स में जाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फंडामेंटल में जाएगा तो एक तरीके से वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने जा रहा है, अगर वो ढंग से समझेगा। टेक्निकल्स एड ऑन है ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल आ गए हैं और उसके बाद आपको प्राइस पॉइंट पे एंट्री और एग्जिट चाहिए, तो वो उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं आपकी। लेकिन क्या जैसे बियर मार्केट आता है तो आपके टेक्निकल्स काम नहीं करते, ट्रेडर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वहां आपने फंडामेंटली स्टडी करा है तो प्राइस लेवल और उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बचता। इंपॉर्टेंट इन द सेंस तब है कि अगर आपको लग रहा है कि ये सपोर्ट टेक्निकली आई हुई है, जो कि बहुत सारे टूल से पता लग जाती है, वो सपोर्ट ब्रेकअप होगी तो मुझे यहाँ से 5% 7% स्टॉक और नीचे मिल सकता है, वहाँ अगली नेक्स्ट सपोर्ट है, तो वो इस तरीके से तो यूज कर सकता है। लेकिन इसका थोड़ा अपनी प्राइसिंग, बाइंग और सेलिंग बेटर ऑफ करने के लिए टेक्निकल का बिल्कुल यूज है। लॉन्ग टर्म में मैं फंडामेंटली देखता हूँ। ओके, मुझे भी लगता है कि लॉन्ग टर्म में तो फंडामेंटली काम आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कंपनी अच्छा करेगी तभी आप खुद भी पैसा कमाओगे तो कंपनी भी पैसा कमाएगी। मेरे को लगता है टेक्निकल्स सीखने इसलिए चाहिए क्योंकि कोई नॉलेज आप ज़्यादा कर रहे हो, कोई वेस्ट तो जा नहीं रही। अगर आप जो चीज़ 1 साल में कमा रहे थे, अगर आप वो 6 महीने में कमा लो तो बेटर है, और टेक्निकल्स आप में उसमें एक ऐड ऑन हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि जो इन्वेस्टर भी हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो कैसे भी हैं, उनको टेक्निकल्स बेसिक्स तो आने चाहिए कि भाई सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो भैया जैसे ये सब हमने डिस्कस करा कि क्या लेना चाहिए, क्या देखना चाहिए, और ये तो अभी स्टिल बेसिक आइडिया है जो हमने सबको दिखाया कि भाई हम भी पहले यही देखते थे, मेन चीज़ें देख ली। पर मैंने ये देखा कि अब तो बहुत सारी चीज़ें, आप ट्विटर पे चले जाओ, वहाँ पे हर दूसरा बंदा कोई ना कोई सजेशन दे रहा है, भले उससे खुद कुछ ना चल रहा हो पर वो दे तो रही है। पर उसका ये भी है कि थोड़ा फ़ायदा भी मिल जाता है, ये भी पता चल जाता है कि अच्छा कोई सेक्टर अच्छा चल रहा है तो भाई हमें भी आना है, हम मिस आउट ना करें। इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन को जज आपको करना है, जज करना है, खुद भी पढ़ना है। और मैं ये कहूँगा कि एंड आई गेस इवन यू विल एग्री कि कंपनी को जब आप पढ़ लो तो आप उसके बैलेंस शीट और फाइनेंशियल मत देखो, कंपनी करती क्या है वो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई ईवी का काम कर रहा है तो ईवी का काम तो 10-15 और कर रहे होंगे, उसमें उसका क्या यूएसपी है, क्या मोट है, वो जो थोड़ा अलग कर रहा है वो बहुत ज़रूरी है। कोई फार्मा में है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा वाले बहुत भागे अभी स्टॉक, तो आयुर्वेदा ने ऐसा क्या अलग करा और आयुर्वेदा ने और कंपनी ने क्या नहीं करा, तो वो भी बहुत जानना ज़रूरी है। प्रमोटर का बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रमोटर का क्या एक्सपीरियंस रहा है अपनी फील्ड में। तो मुझे लगता है ये सारी कुछ चीज़ें हैं। बट विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब हमने देख लिया, एक एवरेज होल्डिंग टाइम पीरियड कितना होना चाहिए
टू गेट गुड रिटर्न। और मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि ठीक है हमें साल में 15 से 17-18% चाहिए कमाना है, बट क्या 1 साल में बेच दें, 6 महीने में बेच दें, एक मान लो महीने में रिटर्न आ गया 30-35%, तब सेल ऑफ कर दें, क्या करें? इसमें होगा क्या, जैसे आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज जैसे बर्कशायर हैथवे भी है, वॉरेन बफे की कंपनी है, उसमें आप देखोगे कि कई बार कंपनी जल्दी से बढ़ गई, उसके बाद 50% के डाउन ट्रेंड्स भी आए, तो क्या आप मल्टीपल टाइम्स उसमें एंटर एग्जिट कर लोगे? उसकी टैक्सेशन कॉस्ट भी है, और क्या आपकी हर बार परफेक्ट टाइमिंग होगी, ये जज करना इंपॉर्टेंट है। पता लगा कंपनी की ग्रोथ, कंपनी थी 50 करोड़ की, कंपनी 100 करोड़ की हुई, वापस 75 पे हो गई, आपको लगा 100 करोड़ पे नहीं बेचा मैंने, मेरा पैसा डबल हो गया था, चलो 75 पे वापस 100 जाएगी तो बेच दूंगा, या 75 पे भी मुझे डिसेंट रिटर्न मिल रहा है, 50% आ गया है, बेच दूं। और पता लगा अगले 10 साल में वो कंपनी 10,000 करोड़ की हो गई, तो ये कैसे जज करोगे? आप हर बार टाइमिंग नहीं कर सकते। बेसिकली आपको शॉर्ट रन की जो मूवमेंट आया है, ये सोचोगे कि मैंने ईयर का मुझे 20% करना था, करंटली स्टॉक मुझे 35% दे रहा है, तो मैं बुक कर लूँ, क्या वो री एंटर करने की अपॉर्चुनिटी देगा? ये पूछना खुद से बहुत जरूरी है। और अगर देगा तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या मुझे लगेगा फर्दर डाउनसाइड आ रही है, और आगे कितनी अपॉर्चुनिटी बड़ी थी जो इस सब मूवमेंट के बाद मिलनी है, इस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉल शॉर्ट टर्म की थी, स्विंग ट्रेड था, तो ओके है कि आपने सोचा 10% का मूव आएगा, कंपनी में न्यूज आई, आपने 35% 40% बढ़ा और आपने टाइमली एग्जिट कर दिया, तो वो बार बार करने के लिए नहीं है। क्योंकि आप हर बार नई उस पर स्टॉक पे जंप नहीं कर पाओगे, और वो जंप करने में होता क्या है, फाइनली आपके पास थर्ड ग्रेड स्टॉक इकट्ठे हो जाएंगे। तो अगर कंपनी अच्छी लग रही है, उसकी ग्रोथ नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में दिख रहा है, जो बोला है वो कर रहे हैं, तो कीप ऑन कैरिंग इट। 5-6 साल तक तो करो, 3 साल 5 साल रखो। अगर वो कंपनी की ग्रोथ आगे फर्दर आपको और अच्छी दिख रही है, कि अभी उन्होंने 30% बोला था, फॉर 3 ईयर्स वो ग्रो करेंगे, और 30% के बाद वो अगले 3 साल में बोल रहे हैं कि आगे और अच्छी ग्रोथ आने जा रही है, मार्केट ज्यादा एक्सपेंड हो गया, तो वो सब स्टडी करना होगा, उसके बाद ही आप उसे कैरी करो। कोई टाइम फ्रेम डिफाइन नहीं करता कि स्टॉक को 5 साल रखा जाएगा, 3 साल रखा जाएगा, 2 महीने रखा जाएगा। एज लॉन्ग एज स्टोरी अच्छी है आपको रखना है। एज लॉन्ग जब आपको लगे कि अब हो गया, तो वो बेच दो, चाहे कम में बिक रहा है थोड़ा या ज्यादा में बिक रहा है, या प्रॉफिट कम हो गया, वो इतना मैटर नहीं करता, स्टोरी के साथ रहो। मतलब मार्केट उन कंपनी कह रही है कि भाई हम ग्रो कर रहे हैं, इतने पेस से कर रहे हैं, 30% से कर रहे हैं, और नेक्स्ट 4 साल तक करेंगे, तो 30% ग्रोथ तो बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए उसमें। बने रहना चाहिए। पर मेरे का ये भी मानना है, अगर वही बात आ जाती है, फिर वैल्यूएशन देखनी पड़ती है। पर अगर वो उस 4 साल की जो ग्रोथ थी वो उसने 1 साल में दिखा दी, इन टर्म्स ऑफ द शेयर प्राइस, तो मुझे लगता है फिर एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये ग्रोथ वो इंटैक्ट है, अभी भी 1 साल के बाद भी वो बोल रहे हैं 30% ही सेम सिमिलर वे में ग्रो करेंगे, और आपको वैल्यूएशन मिल गई बहुत अच्छी, रिच वैल्यूएशन, आप सही जगह पे इन्वेस्टेड थे, तो कैश करो उसे पोजीशन को। एंड अनदर थिंग इज कि अब जैसे बहुत लोग कोई कंपनी बाय कर लेते हैं, मान लो उन्होंने उसकी अपनी टॉप होल्डिंग बना ली है कुछ भी, अब वो थोड़ा सा 10% नीचे गिर गया, उनका वो जो लॉन्ग टर्म व्यू था वो थोड़ा सा हिल जाता है, उनको लगता है यार क्या हो गया, कंपनी में कुछ बुरा है, जबकि उन्होंने सब पढ़ रखा होता है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू दीज पीपल? क्योंकि मेरा मानना ये है कि 10% गिर गया तो या तो आप कुछ मत करो, और 15-20% गिर गया तो थोड़ा सा उसको मुझे लगता है ऐड कर लो। अगर आपको लगता है सब कंपनी में ठीक है, थोड़ा यू कैन स्टिल ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि राकेश जी भी कहते थे कि जब मेरा शेयर गिरता तो मैं तो और खुश होता था कि और खरीदेंगे। हाँ, वो डिपेंड करता है, शेयर उनका अच्छा था कि उनका लॉन्ग टर्म विजन उस पर बना हुआ था। तो जैसे मार्केट में मुझे भी लगता है कि मार्केट नीचे आ गया, कंपनी अपनी वजह से नीचे नहीं आई है, मार्केट की फॉलो उसके साथ नीचे आई है, इंडिविजुअल कोई कमी नहीं आई कंपनी के अंदर, तो आप नीचे पे ऐड ऑन कर सकते हो, आपकी स्टोरी इंटैक्ट है, कंपनी की तरफ से सारी गाइडेंस सेम है, और आपको भी वही विजन दिखता है कि कंपनी ग्रो करेगी, तो नीचे को अपॉर्चुनिटी की तरह जब तक नहीं देखोगे तब तक बड़ी वेल्थ तो नहीं बनेगी। और मेरे को लगता है कि सिर्फ 1-2 न्यूज़ से कि अच्छा आज गवर्नमेंट ने ये, ठीक है मैं मानता हूँ कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाल दी विच माइट बी अगेंस्ट और थोड़ा सा उस बिजनेस के लिए हार्ड कर दे, तो थोड़े टाइम के लिए क्या होता है कि हाँ आप ये तो कहोगे पैसा फंस गया, बट वो अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहो कि मेरी डेड मनी ना रहे तो आप निकाल के कहीं और लगाओ,
पर अगर आपको लगता है कि चल ठीक है 1-1.5 साल की बात है, कंपनी अपनी जगह स्टेबल है, कंपनी ने आके क्लियर भी कर दिया कि ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये नहीं है, तो मुझे लगता है उस टाइम में भी आपको बने रहना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि हो सकता है वो जो फॉर एग्जाम्पल कोई 500 रुपये का स्टॉक 300 रुपये आ गया, पड़ा रहा 6-7 महीने 1 साल, पर हो सकता है 300 का 1000 भी 1200 भी एक बारी में हो जाए। वही इंपॉर्टेंट है, स्टॉक क्या कहाँ जाएगा, 300 से 1200 जाएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी कैसी है, कंपनी कैसी है, वो उस पे टिके क्योंकि रहो एट द अगर। एंड तो कंपनी की वजह से ही शेयर प्राइस दिखेगा ना बिल्कुल, आपको। तो वो कंपनी पे ही टिकना है अपने को ना, कंपनी अच्छा कर रही है तो हमें रहना है। पर ये भी हमें याद रखना है कि कुछ कंपनियां हैं जो कि $1 बिलियन कंपनी बन गई थी, बट उनके प्रोमोटर ऐसे पकड़े गए तो उनमें नीचे के सर्किट लगते रहे तो लोग फंस सारी गए। पॉजिटिव सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दो, हमेशा डाइवर्सिफाई करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी टॉप होल्डिंग जो जिसमें सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ क्लीन दिख रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि प्रमोटर की तरफ से दिक्कत आई है या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ऐसा आ गया कि वो आप कंपनी पैसा ही नहीं कमा सकती, तो ऐसे में आपको अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट करनी है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये मैं इसमें 5 साल रहूंगा, ये कंपनी अच्छी लगती है तो अच्छी ही है, जब सिचुएशन चेंज होगी तो मुझे भी चेंज होना है, तो ये मान के रखना है। ठीक है। हाउ टू अवॉइड फोमो रैलीज और फोमो इन मार्केट्स इन जनरल। मतलब कोई स्टॉक बहुत भागा, 50% हो गया, अब लग रहा है कि अब मैं भी कूद जाता हूँ इसमें, इसको पकड़ता हूँ, तो क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोग शुरुआत में ये करते हैं कि कोई भाग रहा है वही भागेगा बस अब। बिल्कुल। तो हाउ वन शुड अवॉइड इट एंड व्हाट शुड वन डू, क्योंकि देखो एक ये तो पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक भागेगा, बट एक आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि हाँ भाई अंडर वैल्यूड है, सब सही लग रहा है। तो दोनों चीज़ें, एक तो अवॉइड कैसे करा जाए और फाइंड कैसे करा जाए वो मल्टी बैगर या वो रैली, कि भाई अब क्या चलने वाला है। अवॉइड करने में तो ये है कि आपको देखना पड़ेगा, अगर शेयर भाग रहा है आप हर पार्टी में नहीं जा सकते, ये मान के चलना पड़ेगा, और कोई ना कोई आउट परफॉर्म करेगा आपको कभी ना कभी। आपके पास वो शेयर नहीं होगा जो दूसरे के पास होगा। आपको ये समझना है मुझे पोर्टफोलियो लेवल पे काम करना है, मुझे इंडिविजुअल कंपनी लेवल पे काम नहीं करना, और मैं हर चीज मेरे पास जो भागी है वो मेरे पास ही हो और बल्क में हो और मेजर कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया हुआ हो, वो पॉसिबल नहीं है। जो ये सोचेगा फाइनली उसके पास कुछ ना कुछ बेकार भी आ जाएगा जम करते हुए। तो पोर्टफोलियो वाइज सोचो कि मैं जो कर रहा हूँ 20% 25% अचीव करना चाह रहा हूँ, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मेरी जर्नी इंटैक्ट है तो मुझे ये नहीं देखना चाहिए क्योंकि किसी ने इस साल अपना पोर्टफोलियो डबल करा और मेरी 25% ग्रोथ आई, तो मैं उसे कंपेयर नहीं करूंगा। मुझे ये देखना है कि अब मैं ग्रो हुए हुए स्टॉक के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक्सुबरेंस आ चुकी है, नीचे आएगा वो। और मेरा पोर्टफोलियो अगर कंसिस्टेंटली 25% पे बढ़ रहा है तो मैंने डिसेंट कर लिया है ऑलरेडी, बेंचमार्क के अगेंस्ट भी अच्छा कर लिया है, तो मुझे वही जर्नी कंटिन्यू करनी है अनलेस एंड अनटिल मेरे शेयर्स में कोई प्रॉब्लम है। तो आप अपने शेयर्स देखो, अपनी नई फाइंडिंग्स देखो, या किसी ने मल्टीबैगर पकड़ा उसके बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी लग रही है तो एंटर करो। मैंने सोचा था ये बढ़ गया अब मैं एंटर कर जाऊं, अब ये भी आ गया, उसके चक्कर में मत पड़ो क्योंकि अब ये आ गया तो वैल्यूएशन सही हो गई। पता नहीं वो कब एग्जिट कर जाए, आपको नहीं पता, तो पता भी नहीं चलेगा। आपको तो क्वार्टर एंड में पता चलेगा, वो भी अगर मेजर शेयर होल्डिंग होगी तो पता चलेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। दूसरे से क्या ही करना, आप बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो पे अपनी साइकोलॉजी पे फोकस करो कि बड़े अपना 15 साल तक काम करना है। बड़े बड़े लोगों का पोर्टफोलियो डाउन है कितना, बहुत बड़े बड़े लोगों का है, वो लेके बैठे हैं, लेकिन जो पर वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर किसी का 4,000 करोड़ का 2,000 करोड़ भी आ गया उसके बाद तब भी बहुत पैसा है, पर किसी के पास मान लो है ही 4 लाख रुपए, अब बेचारे का 2.5-1 लाख रुपए हो गया तो उसका तो मोटिवेशन वैसे ही कम हो जाएगा। मोटिवेशन तो कम हो जाएगा लेकिन वो 4,000 वाला तो उसे कुछ देगा नहीं। अब वो तुम्हारी कैपिटल इतनी है तो आपको उसे सिक्योरली बड़ा करना है पहले, उसके बाद सोचो। किसी के पास जो कैपिटल है, अगर किसी के पास 10,000 करोड़ है तो वो 1,000 करोड़ लगा के नहीं है कि मैंने 1,000 करोड़ लगाए हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एग्रेसिवली लगाए हुए होगा, वो 10,000 करोड़ लगाएगा, उसे 10,000 करोड़ पे परसेंटेज चेंज तो बराबर दिखेगा ना कि मेरी जो वर्थ थी वो वहां से नीचे आ गई है। तो हर कोई अपना बेस्ट लगा के चलता है मार्केट में, तो आपको ऐसे जज नहीं कर सकते ये 400 करोड़ का था, ये 5 लाख वाला आदमी था, इसका नीचे आ गया। हर चीज को मतलब मार्केट में मैंने एक चीज सीखी है, चीजों को परसेंटेज वाइज लो। अगर किसी का पोर्टफोलियो 4,000 से 2,500 आया है और मेरा 4 लाख का सिमिलर वे में परफॉर्म कर रहा है, सेम स्टॉक्स हैं, तो मुझे वहीं रहना है, मुझे भागना नहीं है। डिमोटिवेट तो होगा लेकिन क्या है, वो पैसा ही मार्केट में वो लगाना है जो कि आपके पास एक्स्ट्रा है, जिससे 4 या 5 साल आपको जिसकी जरूरत नहीं है, तभी आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आपको लगता है कि अगर कोई 5-6 लाख से एक बार स्टॉक में डाल रहा है तो ठीक है, शुरुआत कर सकता है बिल्कुल, और बहुत लोगों ने बहुत कम से स्टार्ट करा है और उनकी जर्नी बहुत अच्छी हुई है। तो और स्पेशली टाइम बहुत है,
टाइम बहुत है, तो 20-25 हर साल किसी का के time संग बहुत ऐसा होगा ये पॉसिबल नहीं है, हम्म। लेकिन वो पढ़ के ही होगा। लेकिन स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। करना और पड़ेगा। जो स्टार्ट करेगा बिगनर 20-21 ईयर्स की एज में, उसके बाद पैसा कम ही होगा। ओवर द पीरियड ही तो बढ़ेगा पैसा। एक साथ 50 लाख से भी कुछ नहीं होगा। फिर नहीं पूरे 50 लाख रुपए लगा के रखेगा तो 25 लाख का पोर्टफोलियो रह गया 50% ड्रॉ डाउन पे। और बुरा लगा। उससे भी उतना परेशानी होगी जो 5 लाख वाले को हो रही है। सही बात तो है। परेशानी सबकी बराबर है, क्योंकि परसेंटेज में है। परसेंटेज में। तो वही देखना है। तो ये जैसे कोई अब जैसे कोई सीरियसली ये काम करना चाह रहा है, सो अब जैसे हम लोग तो हर दिन मार्केट ट्रैक करते हैं पूरे 4-5-6 घंटे जितना टाइम भी चलता है। सो क्या एक जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है उसे शुरुआत में तो एटलीस्ट मुझे लगता है करना चाहिए पूरे टाइम ट्रैक, जिससे वो थोड़ा उसके हाउ मार्केट वर्क उसे थोड़ा सा यूज टू हो जाए। आप क्या कहते हो? स्टार्ट में उसके पास इनिशियल कैपिटल नहीं होगी। नहीं, मान लो चलो उसने कैपिटल है। लगा रखी है, अच्छा, मान लो उसके पास 5-6 लाख ही लगा रखे हैं, तो अब उसने लगा दिए 6-7-10 जगह जितने भी लगाने थे। शुड ही और शी ट्रैक हिज पोर्टफोलियो एवरी डे, द स्टॉक्स मूवमेंट एवरी डे, फॉलो द न्यूज़ एवरी डे एंड फॉलो मार्केट्स इन जनरल एवरी डे, या हफ्ते में कर लिया, एक बार देख लिया, ठीक है? नहीं करा जा सकता है। बहुत ऐसा नहीं है इसके लिए 4 या 5 घंटे स्टॉक मूवमेंट देखना है। आप प्राइस देख सकते हो थोड़ी थोड़ी देर में, अगर मन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि प्राइस फ्लक्चुएट कैसा मूवमेंट आया। उसके बेसिस पे जज नहीं करना। जो जज करना है आपको लगातार देखते हुए वो कंपनी के अनाउंसमेंट देख के जज करना है। ठीक है, अनाउंसमेंट्स एंड जो क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट करते हैं रिजल्ट्स है। उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ने से भी बहुत इंडस्ट्री की अपडेट आ जाती है, सेक्टर की अपडेट आ जाती है, गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है। तो वो सब इन जनरल करो, अपना लाइफस्टाइल बना दो कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना है, और जनरली ट्रैक कर लिया। ब्रॉडली मार्केट को ट्रैक करो और अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स को करो। प्राइस मूवमेंट 5 घंटे दे नहीं सकते, क्योंकि जो स्टार्टर है वो फुल्ली डेडिकेटेड नहीं है, वो कोई ना कोई वर्क तो करेगा ना, तो वो वहां पर फोकस करेगा क्योंकि वही प्राइमरी सोर्स है। वही प्राइमरी सोर्स तो है, वो प्राइमरी सोर्स रखते हुए बाकी थोड़ा थोड़ा देखता रहे, थोड़ा थोड़ा देखे। ठीक है। सो कोई ऐसा स्टॉक, और ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, पर कोई ऐसा स्टॉक जो आप बस लेने ही वाले थे या तो लिया नहीं और बिकेम अ मल्टी बैगर, या आपने लिया बहुत जल्दी एग्जिट कर लिया एंड देन यू वर लाइक यार ये क्यों ही कर लिया ऐसा? ये तो होता ही रहता रहेगा है। और हर किसी के साथ होगा, क्योंकि जर्नी स्टॉक की तो कंपनी की तो रुकती नहीं है। आप स्टॉप लगा देते हो सेल करके, और जो मिस हो गया तो वो तो बहुत रहता है, बहुत सारी चीजें मिस होती हैं। अभी हाल फिलहाल का ये IPO है ग्रो, उसमें GMP नहीं आया, लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, इजीली एलोकेशन मिल सकता था, 100 रुपए का मिल रहा था, कंपनी की अर्निंग्स थी, कैश फ्लो अच्छा था, बिजनेस को भी समझते हैं, लेकिन ये सोचा मार्केट में एंटर कर लेंगे, थोड़ा सा वो हो गए, मतलब इतना ध्यान नहीं दिया कि चलो मार्केट से ले लेंगे, थोड़ा सा अप्रोच ढीली कर दी। उसके चक्कर में फिर मार्केट में लिस्टिंग पे लेने पड़ा, लेकिन वो फोमो में नहीं लिया। ये था ही लेना है तो वो 10-20% की रेंज में मिला तो ले लिया, लेकिन आइडियली आपको सारी चीजें अच्छी लग रही थी तो टाइमली एक्ट करना इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में जब इजीली चीजें मिल रही होंगी तो आपको लगेगा अभी और रुक जाता हूँ, ले लूंगा आराम से, तो वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको चीज ठीक लग रही है, सारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ गई कंपनी की, तो एंटर करते। कंपनी ने 100 रुपीज से विद इन 3-4 डेज 190 मारा, उसके बाद करंटली 155 भी अराउंड आ गया, तो कंपनी अच्छी है, लेकिन अब वो 50 के मल्टीपल पे इतना ग्रो कर गई, तो अभी एंटर करना नहीं बनता। जैसे मेरे साथ तो सबके साथ ही होता है, सबके साथ होता है और होता रहेगा, इसे थोड़ा सा इग्नोर करके ही चलना होगा। जो मेरी किस्मत में होगा उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, पर मुझे लगता है कि एफर्ट को बेटर कर सकते हो। हाँ, एफर्ट को थोड़ा बेटर कर सकते हो, और ये देख सकते हो कि मैंने ऐसा शायद थोड़ा सा और पढ़ा होता, थोड़ा सा और ट्राई करा होता तो शायद मैं आ जाता, बट वही है, एट द एंड होगा वही जो एक्चुअली लिखा ही है। बिल्कुल। बहुत लोग बुल मार्केट में तो रहते हैं पर बेयर मार्केट में गायब हो जाते हैं, टाइम करेक्शन में बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सबके साथ होता है। तो लाइक उस टाइम पे क्या करना चाहिए? जैसे अब कोई इन्वेस्टर है, नया ही है, मान लो आया ही बेचारा बेयर मार्केट टाइम में, टाइम करेक्शन टाइम में, एक मोराल बहुत डाउन हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या करे? बैठा रहे आराम से, जो ले रखा है चुपचाप लेके बैठे रहे, या कुछ चेंज करे अपनी स्ट्रैटेजीज में? अगर बियर मार्केट में एंटर हुआ है तो उसके लिए तो बहुत राइट टाइम है। प्रॉब्लम उसे आएगी जो बुल मार्केट में एंटर हुआ था, अच्छा फेज देखा, जैसे लास्ट 4 इयर्स के अंदर देखा, और अब बियर मार्केट आ गया और वो नया इन्वेस्टर था, तो उसे ये समझ नहीं आएगा कि ऐसा भी होता है। और अभी तो 1 ही साल का हुआ है, 1-1.5 साल का हुआ है, ये 3-3 साल भी हो जाता है। तो बियर मार्केट में आने वाला तो बहुत समझदार है, लेकिन वो जल्दी से एक आम निवेशक नहीं आएगा। उसे लगेगा, जब सबसे सुनेगा
कि मार्केट बढ़िया है, शेयर बढ़िया है, ये लेना है वो लेना है, वो तभी एंटर होगा। तो बियर मार्केट में एंटर करना तो बहुत अच्छा है उसके लिए। बियर मार्केट को तो मैं एक ब्लेसिंग की तरह मानता हूँ। अच्छा, और जो बुल मार्केट से बेयर मार्केट देख रहे हैं आप? बुल मार्केट से जो एंटर हुए हैं उनके लिए ये अच्छा रहा कि उन्होंने सीधा पैसा देखा और उनके पास टाइम भी मिल गया। तो बुल मार्केट में अपने आप को इतना सही नहीं समझना, यू नीड टू कीप ऑन रीडिंग, लोगों को समझो, इन्वेस्टर्स को समझो, अपना सर्कल बेटर करो, जिससे बियर मार्केट को भी फेस करो। क्योंकि इनिशियली जब एंटर हुआ था ये तो पता ही था ना कि यहाँ तेजी भी आती है, मंदी भी आती है। जब तेजी में तो खुश हो, लेकिन क्या है, मंदी आते के साथ ही 90% इन्वेस्टर परेशान हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन भी है। तो इसे ओवरकम करने का तो एक ही तरीका है, नॉलेज, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, सर्कल बेटर करना। ओके, तो ठीक है, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, रेशोज डिस्कस करे, वैल्यूएशंस क्या होती हैं एंड एवरीथिंग। अगर कोई भी आपको एक चीज़ बोलनी हो विच इज़ कि मतलब होनी ही चाहिए कंपनी में, एक या दो कोई भी चीज़ लेने से पहले, तो क्या होंगी? ग्रोथ, गुड प्रमोटर। मतलब मैं इसे अकेला बोल ही नहीं सकता। ये 2-3 चीजें बेसिक तो आएंगी। प्रमोटर की इंटीग्रिटी बहुत मैटर करेगी, राइट वैल्यूएशन भी मैटर करेगी, क्योंकि बहुत सारी अच्छी कंपनीज है मार्केट में। प्रॉब्लम ये है, वैल्यूएशन इतनी हाई है कि हम उसमें एंटर नहीं कर सकते। सारी चीजें अच्छी होने के बाद भी वैल्यूएशन सही नहीं है तो आप 10 साल तक भी पैसा नहीं कमाते। तो वो भी मैटर करेगा। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन भी अब सब्जेक्टिव हो गया काफ़ी। अब जैसे BSc MCX है, BSc हमने कितने पहले लिया था, MCX मैंने कभी लिया नहीं, बट जब पढ़ा था तो बहुत सस्ता था। अब सब 5, 6, 7 गुना हो गए। BSc के अंदर 6,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। हाँ। और उस समय कई लोगों को बोला कि BSc अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्या है, BSc पे ट्रेडिंग तो कर ही रहे थे, उसका एक नया BSc का स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म आया था, जो कि म्यूचुअल फंड बाय करना बहुत इजी बना दिया था। कोई फॉर्म फिलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप जिनके पुराने फोलियोज हैं फिजिकल ये भी, वो भी सेल आउट कर सकते थे, चीज़ें कर सकते थे क्लाइंट्स के बिहाफ पे। तो और वो ऑलरेडी उसका डिस्ट्रीब्यूशन, हर कोई फ्रेंचाइज लेके बैठा हुआ है, हर किसी के पास था, किसी को कुछ एड ऑन नहीं करना था। तो यहाँ पर 6,000 करोड़ की कंपनी आज की डेट में 1 लाख करोड़ के अराउंड हो गई है। तो इतना ग्रो कर गई, लेकिन उस समय हर किसी को दिख रहा था ये कैसे ग्रो होगा। हर बंदा ये देख रहा था, चलो मैं CDSL के स्टेक को 2,000 करोड़ का मान लेता हूँ, मैं BSc की वैल्यूएशन 2,000 मान लेता हूँ, क्या स्टार म्यूचुअल फंड से के बिजनेस से इतना कमा लेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। 2020 के बाद मार्केट भी बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ा, पार्टिसिपेशन बढ़ा, तो कंपनी कितना ग्रो कर गई। 4-5-6 साल पहले 29 करोड़ कमाने वाली कंपनी अब 100 करोड़ रुपए में पैसा कमाती है। तो जैसा ग्रोथ प्रॉफिट्स में आई, वैसी सेम ग्रोथ कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में भी आई। थैंक यू भैया, आपने काफ़ी कुछ बताया, यू टोल्ड लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा सेशन रहा, मुझे भी पूरी बात में बड़ी नेचुरली सारी बातें हुई जैसे रेगुलर होती हैं। हाँ जी, तो उसका मज़ा अलग है। लास्ट सेगमेंट हमेशा की तरह कि इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन प्लीज। तो कोई अब तक की जर्नी में शिवांश अराउंड 3 इयर्स हो गए होंगे, 3 to 4 इयर्स मार्केट में काम करते हुए। 3.5। तो उसमें कौन सा स्टॉक पिक ऐसा लगता है कि जो तुमने स्टॉक पिक करा हो और तुम्हें पूरा स्टडी करा हो और उसके हिसाब से परफॉर्मेंस भी आई हो, और वो क्या क्या पॉइंट्स थे जो उसमें अच्छे लगे? सो जो सबसे पहले मुझे याद आता है, एक टाइम पे तो मेरा फेवरेट ही स्टॉक हुई था बालू फोर्ज। अच्छा। तो मैंने उसको अराउंड 230 पे या 220 पे लिया था। अच्छा। तो आई गेस वो 6-7 महीने स्टॉक 230 का 180, 170, 160 गया, फिर वापस घूम के आया। कंपनी में हर चीज़ ठीक थी, अर्निंग बहुत अच्छी थी, हर चीज़, पर स्टॉक नहीं बढ़ता था। डील्स बहुत अच्छी हो रही थी, तब भी स्टॉक नहीं बढ़ता था। बट क्योंकि मैंने उसको इन डेप्थ पढ़ रखा था, जिन्होंने लिया था कुछ किसी लोगों से भी बात कर रखी थी, उन्होंने भी ले रखा था, सबका कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग था, कंपनी हाई ग्रोथ थी, बहुत केपेक्स कर रही थी, तो बने रहे 230 आया, 250 गया। और उसने एक आई गेस अप्रैल में फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट दोबारा जब दिए तो बहुत अच्छे ग्रोथ आई उसमें, और कंटिन्यूसली ग्रोथ हो ही रही थी, 100% बार पैड ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ। तो वहाँ से स्टॉक स्टार्टेड टू मूव। वो 250 का 450 देखते देखते महीने 500 महीने में हो गया, फिर 500 से भागा, एंड आई गेस द हाई उसने 890 का हाई मारा था। तो वो मेरे ख्याल से उसने पूरा 2-2.5 महीने में
250 से 900 चला गया, तो मैंने बीच में एग्जिट कर लिया था। मेरा एवरेज शायद 710 के अराउंड था, क्योंकि वो था कि एकदम भागा तो मैंने भी एग्जिट कर लिया। बट स्टॉक आज भी अब वहीं है, तो उसने जो सब मूवमेंट देना था दे दिया। बट दिस इज माई स्टोरी ऑफ द मल्टी बैगर, कि हाँ एक बारी में भी मूवमेंट एकदम आ जाता है जो आप इतना टाइम वेट करते हो कि नहीं आ रहा। सो हाँ, इसमें एक फॉलो ऑन क्वेश्चन है। हाँ, जैसे बालू फोर्स तुमने पिक करा, हाँ, तो हर किसी इन्वेस्टर के मन में ये रहता है कि मार्केट के अंदर इतने हजारों शेयर्स हैं, हाँ। तो ये इनिशियली किधर देखा कि आप बालू फोर्स को स्टडी करने चले गए? वो किस तरीके से, मतलब क्या पैटर्न होना चाहिए जिससे बंदा स्टॉक की तरफ फोकस कर सके इजीली? देखो, अब जैसे हमने डिस्कस करा कि बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, स्क्रीनर सबसे ज़्यादा यूज़फुल ऐप है। तो अगर वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे आप कैटेगराइज कर सकते हो कुछ ना कुछ करके, कि मार्केट कैप मेरे को 1000-2000 करोड़ से कम की चाहिए, मेरे को पी रेशियो इससे कम व्हाट चाहिए। एग्जैक्टली बालू फोर्स में करा? अब एज सच बिल्कुल एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट उसमें भी यही करा था अच्छा। कि मैं स्क्रीनर पे जब गया अच्छा। तो हमने कुछ डाला था, मैंने कुछ ये अच्छा। सारी चीज़ें डाल दी थी। अच्छा। तो उसमें 15-20 कंपनियां आई। तो जब मैंने बालू फोर्स खोला तो जो मैं पढ़ रहा था तो उसकी सारी चीज़ें परफेक्ट अलाइंड लग रही थी मेरे को। बाकी सब में अच्छा। थोड़ा बहुत इधर उधर नीचे था, किसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इशू था, कोई सेक्टर मुझे ही अच्छा नहीं लगता था। और उस टाइम पे ये वाला सेक्टर बालू फोर्ज को भाग रहा था, फोर्जिंग्स, कास्टिंग, ये सब, पर बालू फोर्ज नहीं भाग रहा था। अच्छा। और फिर जैसे मैंने ट्विटर पे जब आई वॉज क्वाइट एक्टिव, तो मेरी वहाँ पे भी बात होती थी, तो वहाँ पे भी किसी ने पोस्ट डाल रखा था, तो वहाँ से भी मेरे को फिर कनेक्ट हो गया कि हाँ इसने भी डाल रखा था। तो फिर उसने मेरा थोड़ा थोड़ा कन्विक्शन बिल्ड करने लगा, पर मैंने उसे एकदम नहीं खरीदा। थोड़ा पढ़ा, काफ़ी पढ़ा, 3-4 दिन बहुत पढ़ा था, नोट डाउन करे सारे पॉइंट्स कि भाई कितना सस्ता है अभी, कितना ग्रोथ कर सकता है, और सब सही गया एट द एंड। फिर बाय करा, बैठे रहे, फ्रस्ट्रेट भी करा बहुत, बट फिर एट द एंड ठीक हुआ। वो मेरी बिगेस्ट होल्डिंग भी थी, सबसे बड़ी बात। इसमें मिस्टर आशीष कचोलिया भी इन्वेस्टेड थे शायद। हाँ, इसमें तो उनको भी, हाँ, एक स्टार इन्वेस्टर का होने होना में भी बहुत- कितना इम्पैक्ट डाला उस डिसीजन पे? मैं बताता हूँ, जब बुल मार्केट था और तब मैं भी थोड़ा सा नया ही नहीं था, तो एक बहुत फर्क पड़ता। और आशीष कचोलिया की आई गेस सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट होल्डिंग थी बालू फोर्ज। एंड जब सब नेगेटिव बोल रहे थे बालू फूड्स के बारे में, एंड मैं नाम नहीं लूंगा, बस 2-3 लोग ऐसे भी थे जो काफ़ी फेमस हैं पूरे ट्विटर, पूरे यूट्यूब पे, तो उन्होंने भी मेरे को थोड़ा सा वो करा था कि क्या है ये वो। बट जब वो भागा तो वो भी थोड़े से गायब होने लग गए। बट आशीष कचोलिया सर थे, तो एक बिल्ड कन्विक्शन तो रहता ही है कि इतना बड़ा इन्वेस्टर है तो आप खुद भी आते हो, पर आप उनके कन्विक्शन पे नहीं जा सकते। वो एक एडेड एडवांटेज है कि हाँ वो बैठे हुए हैं तो ठीक है, बट ये नहीं है कि अब आप अपना कन्विक्शन तो खुद ही बिल्ड करोगे ना, कि अब मेरे को 1 साल तो बैठना ही है। सही बात। वरना मैं जब वो 250 का 170 गया था तब भी बेच देता, पर वो तो तब भी बैठे हुए थे और उन्होंने तो उल्टा और ऐड करा था। तो ये था, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी एंड फिर ठीक हुआ जो हुआ। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, एंड मैं चाहूँगा आप दोबारा आए। बिल्कुल, बहुत मजा आया आपकी बात करके। थैंक यू सो मच।